अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीराबाद में इमरान खान पर हमले को तीसरा दिन भी गुजर गया मगर अभी तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पंजाब पुलिस और दरख्वास्त गुजार में FIR के मतन पर अब भी डेडलॉक बरकरार है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपनी मर्जी की FIR कटवाने पर बेबसी का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के इल्ज़ामात पर फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी और अहम बात यह है कि आज इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से अदालती कमीशन की तजवीज़ पर मशरूत आमादी का इजहार किया है और ये कहा है कि जो भी कमीशन बने वो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और जिन फौजी अफसर का वो नाम ले रहे उनसे इस्तीफ़ा ले। ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना। जुडिशल कमीशन क्या करेगी? जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसीज है जिनने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब हम कैसे एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हों जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। जुडिशल कमीशन मैं कहता हूं इससे बेहतर चीज ही रही। इमरान खान वजीराबाद में उन पर हमले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तश्कील को मशरूत आमादगी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने आज शौकत खानम से डिस्चार्ज होने से पहले अपने खिताब में लॉन्ग मार्च की बहाली का भी ऐलान किया और कहा कि लॉन्ग मार्च मंगल को वजीराबाद से दोबारा शुरू होगा, जो 10 से 14 दिन के अंदर रावलपिंडी पहुंचेगा और वो रावलपिंडी से मार्च की क़ियादत करेंगे। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद होऊंगा। सारे हमारे लीडर्स एक पूरा इंसानों का समुंदर लेके आ रहे होंगे पिंडी, और पिंडी से इंशाल्लाह मैं लीड करूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे। यानी अब इमरान खान लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि अगले 2 हफ्ते के अंदर पूरे मुल्क से काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे और इमरान खान वहां से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की क़ियादत करेंगे। और अहम बात यह है कि ये वो वक्त होगा जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब होगा और वफाकी हुकूमत का पहले यह मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का असल मकसद फौरी इंतखाबात नहीं है बल्कि नए आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट डालना है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या इमरान खान के इस्लामाबाद आमद से पहले तैनाती का जो मामला है वो हल हो चुका होगा या नहीं। अहम बात यह है कि आज इमरान खान पर हमले को 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं मगर अभी तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा मुकदमा दर्ज ना होने पर पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि आज इमरान खान ने भी इस मामले पर अपनी बेबसी का इजहार किया है। पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, तहरीक इंसाफ की कोalition गवर्नमेंट है, क्यू लीग की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर नहीं करवा पाए। और FIR क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए? क्योंकि वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ठीक है हम तैयार हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर उसके नहीं आप FIR कटवा सकते। आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना है तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। इमरान खान कह रहे हैं कि पंजाब में हमारी अपनी हुकूमत में कहा जाता है कि वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ तो FIR काटी जा सकती है लेकिन फौजी अफसर के खिलाफ नहीं। 3 दिन गुजरने के बावजूद FIR के मामले पर पुलिस और दरख्वास्त गुजार के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। FIR के मतन पर तनाज़े के बाद IG पंजाब फैसल शाहकार ने ओहदा छोड़ने के लिए वफाकी हुकूमत को खत भी लिख दिया है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने गुफ्तगू की है मीडिया से और उन्होंने ये कहा है कि कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के कमीशन बनाने का ऐलान किया है जो तहकीकात करेगा कातलाना हमले की भी और इमरान खान के इल्ज़ामात जो आए उसकी भी, उन्होंने वेलकम किया है, खैर मकदम किया है इस कमीशन का, लेकिन मशरूत भी इस बात से कर दिया है कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर ये 3 लोग जिनको वो नॉमिनेट कर रहे हैं वो अपने ओहदे पर रहेंगे तो फिर वो इदारे तहकीकात कैसे करेंगे? वो तो ऑब्वियसली इन लोगों के मातहत है तो आज़ादाना तहकीकात नहीं हो सकेगी। ये उनका मौक़िफ़ है अभी भी इस पर। नहीं, अगर महज इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर जो है वो किसी को ओहदे पे नहीं रहना चाहिए
तो फिर इल्ज़ामात तो जब ये वज़ीर आज़म थे इन पे भी बहुत लगते रहे, तो उस वक्त इन्होंने क्यों रिज़ाइन नहीं किया? और आज एक अदारे ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक यूनानिमस फैसले के ज़रिए इन्हें कहा है कि ये जो है वो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जो है वो अपनी जमात की सदारत से जो है वो रिज़ाइन करते? अब अपील में गए हैं या अपील करना चाहते हैं, इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए पहले, और पहले रिज़ाइन करके तो उसके बाद जो है ये फिर अपील में जाएं। तो चलो अगर इस किस्म की ये मिसाल सामने रखें तो कम से कम मैं अपनी हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर मैं जो है वो इनके इस मुतालबे को मानने पे गौर करूँगा। लेकिन ये बिल्कुल एक बेमानी और बेतुकी बात है कि आप किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगा दें, झूठी FIR दर्ज करवा दें और उसके बाद जो है वो आप कहें कि जी आप अब जो है वो रिज़ाइन करें। और ये बड़ा खुश आइन है कि ये कह रहे हैं ना कि जी मैं मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म हो के FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा। नहीं, आप एक झूठी FIR दर्ज करवाने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। ये बात आपके लिए बाइस शर्म है कि आप एक झूठी FIR जो है वो 3 या ज़्यादा लोगों के खिलाफ। लेकिन राणा साहब, इस मुल्क में जब आप हुक्मरान होते हैं, जब आप इक़्तिदार में होते हैं, कामयाब नहीं हो रही, तो आप झूठी और सच्ची हर किस्म की FIR करवा लेते हैं जब आप इक़्तिदार में होते हैं। तो यहाँ पे फिर क्यों इमरान खान साहब इतने बेबस है? रुकावट कौन बना हुआ है? इशारत में तो वो यही कह रहे हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट रुकावट है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का नाम आ जाए पुलिस को कोई मसला नहीं है, आपका नाम आ जाए कोई मसला नहीं है, जो अफसर है सिक्योरिटी अफसर उनका नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, देखें, एक बात अपनी जगह पे एक अहमियत की हामिल है कि एक ऐसा अदारा जो पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सरहदों का मुहाफ़िज़ है, और एक ऐसी एजेंसी जो कि फ्रंट लाइन जो है वो डिफेंस है पाकिस्तान का, उसके एक इंतहाई सीनियर ऑफिसर के ख़िलाफ़ अगर इस जैसे झूठे और फ्रॉड इंसान की FIR जो है दर्ज होगी, जो एक टांग पे ज़ख़म खा के दोनों पे ऊपर पट्टी बांधे फिरता है और एक फायर को 4 फायर बनाए बैठा है, अगर वो FIR दर्ज होगी तो वो फिर हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो उसके ऊपर कैसे तबसरे होंगे, दुनिया में जो है वो किस तरह से उस अदारे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठेंगी, और क्या ऐसी पोजीशन में वो अदारा और वो एजेंसी जो है वो एम्बेरस नहीं होगी? मैं समझता हूँ कि स्टेट जो है वो स्टेट के ख़िलाफ़ अगर आप FIR दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो तो फिर आपके लिए जो है वो रुकावट होगी, और पुलिस को ज़ेर दफ़ा 154 अगर FIR दर्ज करने का इख्तियार है तो 155, 56 और 157 जो CRPC है उसके तहत भी इख्तियार है कि ये एक अगर कोई फ्रॉडिया, अगर कोई साजिशी जो है वो एक अल्टीरियर मोटिव के तहत FIR दर्ज करवाना चाहे तो पुलिस जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने ला सकती है और उससे इनकार कर सकती है। इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि ये पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया है कि पुलिस हमसे कह रही है कि आप वज़ीर आज़म के खिलाफ, वज़ीर दाखिला के खिलाफ आप बेशक करवा लें FIR, उनका नाम हम लिख देंगे, लेकिन एस्टैब्लिश जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनका नहीं लिख सकते। तो वो कह रहे हैं ये अलमिया है, तो आपको भी इससे कोई इशू नहीं है? आप कह रहे हैं कि आपका नाम जाए या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का नाम भी चला जाए तो वो इशू नहीं है, आप समझते हैं? अगर आप लोगों का नाम उसमें शामिल करना चाहते हैं इमरान खान, गलत या सही? नहीं, मेरे ख़िलाफ़ तो शहजाद इन्होंने इससे पहले कई FIR दर्ज करवाई हुई हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी कई मुकदमे जो है वो दर्ज हैं। सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये मुकदमों का इंदराज तो होता रहता है, और ये कोई ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या पाकिस्तान में तो कोई ये बात जो है वो अनहोनी तसव्वुर नहीं होती। लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि एक ऐसा अदारा जो कि फ्रंट लाइन डिफेंस है पाकिस्तान की, उसके ऊपर अगर इस किस्म का मामला होता है तो इसका क्या है? ये तो चाहता है कि ये मुल्क जो है ये ख़राबी में जाए, ये तो चाहता है इस मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी, इसका तो एजेंडा है। ये तो इस एजेंडे के ऊपर जो है वो काम कर रहा है जो कि मुल्क दुश्मन एजेंडा है, तो इसलिए ये तो चाहेगा कि इस किस्म का काम करे। लेकिन रियासत जो है वो इस बारे में जो है वो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का इक़दाम उठाने से पहले जो है वो बिल्कुल जो कानूनी सोच विचार है वो करेगी। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है पंजाब में वो हमारी तो नहीं है, इनकी है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट है शायद कोई इस जैसा, क्योंकि जिस तरह से ये ख़ुद एक यानी पागलपन का शिकार है, इसके साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टोला जो है वो पागलपन का शिकार है। अगर कोई ऐसा आदमी होता
तो शायद ये कर गुजरने की कोशिश करता। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे आमादा नहीं होगी कि वो इस किस्म का इकदाम जो कि मुल्क के नुकसान में जाए, रियासत के नुकसान में जाए, कि वो उस इकदाम को उठाए। राणा साहब, जब इमरान खान ने 2 दिन पहले इल्ज़ाम लगाए तो इसके बाद ISPR का भी उस पर रद्द अमल आया था, जिसके दिफा में आज इमरान खान ने कहा कि मैंने इदारे को कहीं ना नुकसान पहुंचाने का कहा है ना मैं पहुंचा सकता हूं। वो कह रहे हैं मैं फ़र्द की बात कर रहा हूं, मैं इदारे को मलाइन नहीं कर रहा हूं। और कल आप लोगों ने भी, जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आप लोगों ने मीटिंग की और ये फैसला किया है कि जो ISPR की प्रेस रिलीज थी उसकी रोशनी में एक टीम तश्कील की जाएगी जो कि लीगल एक्सपर्टीज अपनी देगी और फिर कोई कार्रवाई की जाएगी इमरान खान के खिलाफ। तो किस किस्म की कार्रवाई का इरादा रखती है वफाकी हुकूमत? देखें, फ़र्द को जो है वो आप अदारे से, जबकि वो अपनी सरकारी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो, इस तरह से अलहदा नहीं किया जा सकता, ना अलहदा रखा जा सकता है। ये इसी किस्म की फ्रॉडुलेंट तरजीहात और तौज़ीहात होती हैं जो कि हमेशा ये इस किस्म का जो है वो धोखा दही की गुफ्तगू जो है वो करता रहता है। ये इसका कहना बिल्कुल गलत है। अगर ये किसी भी अदारा के ज़िम्मेदार सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो मुलव्वस करेगा तो वो अदारे को ही लेकिन राणा साहब, इसमें जब आपकी जमात भी इल्ज़ाम लगाती थी कि जो सीनियर अफसरान हैं वो सियासत में मुलव्वस हैं, उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन जिताया, तो आप लोग भी यही कहते थे कि हम इदारे पे तनकीद नहीं कर रहे, हम उन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने सियासी मदाखलत की है। तो उन हाईलाइट करते थे ना कि ये इंडिविजुअल्स जो कर रहे हैं ये काम। तो हम उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने के लिए नहीं गए थे। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते थे कि आपका जो आइनी किरदार है उससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो वो मुल्क और कौम के लिए और अदारे के लिए नुकसानदेह है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात की बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि अब अदारा जो है वो इस बात पे कायम है। और ये आदमी जो है ये अपना शैतानी चक्कर चलाने के लिए जो है अब अदारे को बार बार जो है वो मजबूर कर रहा है और इस नहज तक पहुंच गया है कि अब ये अदारे के लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करवाने पे तुला हुआ है। और मुतालबा इसका एक ही है कि जी आप न्यूट्रलिटी अपना ख़त्म करें, मुझे जो है वो दोबारा से गोद लें और दोबारा मुझे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठाएं। तो राणा साहब, अब वफाकी हुकूमत क्या कार्रवाई कर सकती है, जो इरादा भी आप लोगों ने कल जाहिर किया है मीटिंग के बाद? देखिए, मीटिंग में जो बात हुई है और इससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग में हुई थी उसमें अगर आप मेरा ख़्याल पूछ रहे हैं तो मेरा तो ख़्याल उस कैबिनेट मीटिंग में भी यही था और मीटिंग में भी यही था कि इसके ख़िलाफ़ जो है ये आदमी जो है ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो है ये गद्दारी के जुर्म का जो है ये मुर्तकब हो रहा है। इसकी जो सारी गुफ्तगू है वो इस मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ है, रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ है। इस बंदे को प्रोसिक्यूट होना चाहिए। इसको प्रोसिक्यूट 25 मई को होना चाहिए। उस वक्त ही अटैक दी अपना गवर्नमेंट, ही वेज वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। ये कैपिटल के ऊपर मुसल्ला लोगों को लेके जो है इसने हमला किया। उस वक्त भी इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और इसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए था। अब ये फिर दोबारा जो है ये तहरीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या जो कि अब मुमकिन तो नहीं है। और आपके इत्तेहादी वो क्या इस पर मुत्तफिक है? क्योंकि पाकिस्तान की तो तारीख भरी पड़ी है कि चाहे वज़ीर आज़म हो या सियासी लीडर्स हो, उन पर गद्दारी के जो है मुकदमात बनाए जाते हैं। तो आपकी ज़ाती राय तो है, लेकिन बाकी वज़ीर आज़म की राय और लेकिन तारीख़ में ऐसा बदबख्त इंसान और ऐसी गुफ्तगू करने वाला, ऐसी प्लानिंग करने वाला और इस तरह से लोगों को इश्तियाल दिलाने वाला पूरी तारीख 74 साल तारीख में आप एक आदमी नहीं पैदा दिखा सकते, एक आदमी की तरफ आप इशारा नहीं कर सकते जिस तरह से ये आदमी जो है इस मुल्क और कौम को जो है वो तबाही की तरफ ले जाने के लिए तुला हुआ है। राय साहब, आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि लॉन्ग मार्च वजीराबाद से ही दोबारा शुरू होगा, 2 दिन बाद होगा, यानी कि मंगल से होगा। और वो कह रहे हैं कि स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन 10 से 14 दिन में हम रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां पे वो खुद ज्वाइन भी करेंगे इस मार्च को। अब आपको पता है कि 10 से 14 दिन बाद तकरीबन 18-20 तारीख हो जाएगी और जो तैनाती का मामला है वो बड़ा करीब होगा। आप लोग खुद कह चुके हैं कि इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है इसका ताल्लुक इलेक्शन डेट से नहीं है, इसका ताल्लुक तैनाती से है।
तो क्या तब तक आप लोग जो तैनाती का प्रोसेस है वो मुकम्मल कर चुके होंगे या नहीं हुआ होगा उस वक्त तक भी? देखें, इस प्रोसेस के मुकम्मल हो जाने या ना होने के बारे में तो या वज़ीर आज़म जानते हैं या जो आर्मी की लीडरशिप है वो जानती है। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा तमाशा जो है ये उस अदारे को तमाशा बनाना चाहता है, ये इस तैनाती को जो है वो मुतनाज़ बनाना चाहता है, और ये सारा जो भी ये सारा इसने ये सारा कर रहा है, ये सारा तमाशा ये सिर्फ उसके लिए कर रहा है और इसमें कोई जो है वो शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसको अगर इस मरहले पे इसका बंदोबस्त ना किया गया, इसको ना रोका गया, तो ये अदारे की तबाही का बायस होगा। इसलिए बाई आल मीन्स अदारे को भी, कौम को भी, हुकूमत को भी, पार्लियामेंट को भी, अदलिया को भी, सबको जो है इसके इस बदबख्त एजेंडे के सामने जो है वो डट जाना चाहिए और इस किसी कीमत पे जो है इसे इसमें जो है वो कामयाब नहीं होने देना चाहिए। इमरान खान ने कोई ढकी छुपी बात रखी नहीं है, का बायस बनेगा। इमरान खान ने कोई ढकी छुपी बात रखी नहीं है। वो तो कह रहे हैं पहले दिन से कि हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की मुशावरत से नहीं लगा सकते आर्मी चीफ, हम उनको नहीं लगाने देंगे। तो वो तो ये कहते आए पहले दिन से। अब सवाल ये है कि क्या वो तैनाती के करीब अगर आ रहे हैं तो क्या कुछ हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उससे पहले हुकूमत जो है वो प्रोसेस मुकम्मल कर चुकी होगी ताकि उनको कोई मौका ही ना मिले ये करने का? शहजाद ये दोनों सूरतों में, पहले कर चुकी हो या बाद में करे, ये दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह ताला नाकाम और नामुराद होगा। ये इस मुल्क और इस कौम के ख़िलाफ़ अपने इस घटिया एजेंडे को कभी भी जो है वो कामयाब करवाने में कामयाब नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अल्लाह पे ऊपर पूरा यकीन है और ये हर कीमत पे जो है ये नाकाम होगा। जो कमीशन आप बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने कल कहा था कि जो अरशद शरीफ का कत्ल केस है उसकी भी तहकीकात हो जाएंगी, इमरान खान ने भी ये मुतालबा किया है। इमरान खान साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो साइफर है उसकी भी आप तहकीकात करवा लें, और ये वो मामला है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर में कहा था कि हम इसकी पार्लिमानी तहकीक भी कराएंगे। तो अब इमरान खान जुडिशल कमीशन के सामने कह रहे हैं कि इस मामले को भी लेके जाएं, जबकि हम देख चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो या दूसरे फोरम्स हो उस पर कहा जा चुका है कि उनका जो ये इल्ज़ाम था साजिश का वो गलत है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन इसकी भी तहकीक करे, क्या इसका दायरा वसी करेंगे और तहकीकात कर ले साइफर की भी, जैसे आप कह रहे हैं अरशद शरीफ केस की भी करें, इमरान खान पे जो कातलाना हमला है उसकी भी करें? देखें, कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच जो है वो किसी भी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। शायद जो है वो कानून में इसकी गुंजाइश भी ना हो जी, और उसकी ज़ेरे निगरानी होने वाली तफ्तीश जो है वो भी मैं समझता हूँ कि अगर इससे पहले एक हुई है जो कि एक मिसाल मौजूद है मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो वो उसके ऊपर भी आज तक जो एतराज़ात हैं वो भी जो है वो आपके सामने है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक तहकीकाती जो अपना बेंच है, वो फुल बेंच हो या लार्जर बेंच हो, वो ये तहकीक कर सकता है कि अरशद शरीफ की जो डेथ हुई है उसके पीछे कोई साजिश, या साइफर जो आज ख़ुद ही ये फरमा रहे थे कि जी साजिश है या नहीं है, अभी तक ख़ुद को भी शक है। और इसी तरह से जो ये लॉन्ग मार्च है और उसके बाद ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े की जो क्राइम कमिट हुआ है उसकी तफ्तीश तो खैर पुलिस ही करेगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सही। लेकिन इस वाक़े के वकूअ पज़ीर होने के पीछे जिस किस्म की कहानी ये बयान कर रहा है कि जी ये साजिश थी और इसमें कौन कौन मुलव्वस था, उस हद तक जो है मैं समझता हूँ कि जैसे मॉडल टाउन में जस्टिस बाकर कमीशन था जो है वो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी की थी जी, उन्होंने जो है वो यानी तफ्तीश नहीं की थी बल्कि एक इंक्वायरी जो है वो की थी। तो उस तरह की इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो कर सकता है, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो कंसेंट ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहेगी तो वो कमीशन जो है वो बन जाएगा। ये कमीशन जो है ये गवर्नमेंट ने फॉर्म नहीं करना, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये आगे सवाबदीद जब फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आखिर में कल सेनेटर आजम स्वाति साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उसमें उन्होंने दावा किया है
उसने सबको हिला के रख दिया है कि क्या ऐसा है कि उनको कोई वीडियो भेजी गई है और उसमें उनकी और उनकी नहीं, बीवी क्यों की हिला के वीडियोज रख हैं। दी है? मैं सवाल मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप तफसील से जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद हमने देखा कि एफआईए का एक प्रेस रिलीज भी आया, वो जाली वीडियो है। अब आज भी इमरान खान ने कहा है कि वो वीडियो नहीं है। आजम स्वाति कह रहे हैं जो मुझे वीडियो भेजी गई वो असली है और वो खुद पहचान सकते हैं अपने आप को। कह रहे हैं कि उस वक्त मैं क्वेटा में था, जुडिशल उसमें अकेडमी में था, उस वक्त मैं वहां पर ठहरने गया था, जिस पे कि कल सादिक संजरानी साहब ने भी तस्दीक कर दी है कि हमने तो उनके लिए बेस्ट जगह चुनी थी। तो इसकी आज़ादाना तहकीकात होगी या नहीं होगी? देखें शहजाद साहब, मामला ये है कि कोई भी आदमी जो है अपने ईमान के बाद सबसे पहली जिस चीज़ की जो हिफाजत करता है वो उसकी इज़्ज़त नफ्स होती है। अगर किसी बंदे की इज़्ज़त नफ्स नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान नहीं है। ये पागलों का टोला जो है ये खुद भी पागल है और इसने कुछ लोगों को इस तरह से पागल किया हुआ है कि इनको अपनी इज़्ज़त नफ्स का भी कोई एहसास नहीं है। यानी ये झूठा और अपने ऊपर जिनसी तशद्दुद करवाए जा रहे हैं और इनको कोई इस बात का ख्याल नहीं है कि हम ये जो बात कर रहे हैं इससे जो है वो हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है। अगर कोई हकीकत हो तो कोई बयान करे, और अगर हकीकत नहीं है तो हम इस किस्म की जो है वो बात ना करें, सिर्फ इसलिए कि हमारे सियासी एजेंडा जो है उसको थोड़ा सा इससे तकवीत मिलेगी, हमारे प्रोपेगेंडे में जो है वो जान पड़ेगी। इन्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स का भी कोई एहसास नहीं है। आप मुझे बताएं, ये जो कल जो वीडियो है आप इसे देख लें, इससे आप देखें पहली नज़र में विद इन जो है वो 3 सेकंड आपको पता चल जाता है ये फेक है। यानी जहाँ पे इनका चेहरा है और इनका जो अपना बॉडी है, वो अगला जो सीन है जिस सीन के ऊपर एतराज़ हो सकता है उसमें वो बॉडी नहीं है। देयर इज ए हेल ऑफ डिफरेंस। वो यही कह रहे हैं ना, वो ये वीडियो तो नहीं यानी है। आदमी देख के अंदाज़ा कर सकता है कि ये फेक है, ये 2 नंबरी है। इसे चाहिए ये था कि ये आके ये कहते कि जी ये फेक वीडियो किसी ने बना के जो है वो मेरी चलाई है, अदारे इसकी तहकीकात करें और उस तहकीक के बाद जिस आदमी ने ये हरकत की है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, उसे सज़ा दें। इसने आके जो है उसको ओन कर लिया और जगह बता दी फ़लाँ जगह पे, सिर्फ इसलिए कि एक एजेंसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सके। सिर्फ मकसद सिर्फ ये है और कोई मकसद नहीं है, और इल्ज़ाम लगा सके। और उसके बाद जनाब वहाँ पे इस तरह से जज्बाती कैफियत में चले गए कि हर आदमी जो है वो हिल के रह गया। अब हर आदमी जो हिल के रह गया है, वो हिलने से पहले कम से कम ये तो देखो कि ये वीडियो है क्या। राणा साहब एक वो उसको आप देख लें, खुद देख लें। जी राणा फेक है वो। राणा साहब वो ये कह रहे हैं कि ये वो वीडियो नहीं है जो उनकी वाइफ को भेजी गई। इमरान खान ने कहा है कि उनसे उनकी बात हुई, वो कह रहे हैं कि वो मेरी जो वीडियो है उसको मैं पहचान सकता हूं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी करेंगे। ये कहा गया है उस वीडियो के हवाले से जो आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये सारा, मेरी बात सुने, ये सारा 2 नंबरी काम है। अब कह रहे हैं जी वो वीडियो नहीं है। जो वीडियो जो है जिसके ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो वीडियो जो है वो जो इन्होंने रखी है वहाँ पे भी, जी ये वीडियो मुझे भेजी गई है, आप मुझे बताएं कि अब जी वो वीडियो नहीं है और वीडियो है। ये वो वीडियो इस तरह से जो है ये अपनी बात को, बिल्कुल वही वीडियो है, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं है। अब अगर इन्होंने को और बना लिया है तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये इस बात के भी मास्टर हैं ये। अच्छा राणा साहब, एक आखिरी सवाल के और बना ले वो एक अलग चीज है। लेकिन मामला ये है कि वो वीडियो जो ये कह रहे हैं कि असली हमारे पास है, तो यहां से आ गई है जी। राणा साहब अब इज्जत नफ्स के हवाले से आप बात करें, खुदा का खौफ करें, इस हद तक लोगों को ना लेके जाएं, इस हद तक अपने आप को ना गिराएं आप कि बिल्कुल जो है वो फिर किसी के पल्ले कुछ बचे ही ना। राणा साहब देखिए, लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है ना। माजी में आजम स्वाति साहब का जो भी रवैया रहा हो, लेकिन कल वो एक विक्टिम बन के सामने आए, तो कम से कम ये भी तो हमें देखना चाहिए कि एक शख्स जो 75 साल का है, उसके पोते पोतियां स्कूल गोइंग होंगे, वो कोई ऐसी बात क्यों करेगा जिससे माशरे में, हमारा माशरा तो इस चीजों को अक्सर मजाक में ले आता है, बच्चों पे, फैमिली पे उन चीजों का मजाक उड़ता है, तो वो क्यों ऐसी हरकत करेंगे जिससे ना खुद उन पे कोई कीचड़ उछाले, बल्कि खुदा न खास्ता उनके बच्चों को, उनके पोते पोतियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। ऐसा काम कोई क्यों करेगा? नहीं मैं ये कहता हूं कि उन्होंने ये काम नहीं किया होगा, लेकिन मामला ये है कि जब ये वीडियो जो है ये अब सबके पास है या सब ने देखी है, जब वीडियो उनके पास आई थी तो उन्हें इसकी तस्दीक करने की क्या ज़रूरत थी फौरी तौर पे। यानी इस वीडियो में जान उन्होंने डाली है। वो ये कहते कि जी ये वीडियो है, चले अगर उनको ये था कि ये फेक है, यानी ये कहते कि जी इसकी
जो है वो इसके फेक होने या ना होने का जो है वो तयन किया जाए, और तयन करने के बाद जो है अगर ये फेक है तो जिन्होंने बनाया है उनको जो है वो सज़ा दी जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, मेरा जो है वो अजाला किया जाए। उन्होंने काम ही और कर दिया। राणा साहब, आप कह रहे हैं कि कोई और वीडियो नहीं है, जो एक वीडियो है वो जाली वीडियो है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम पे ज्वाइन किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने आज कहा है कि 2 दिन बाद उनका लॉन्ग मार्च वजीराबाद से दोबारा शुरू हो जाएगा। 10 से 14 दिन में रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां पर वो भी उसको ज्वाइन करेंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, अब लॉन्ग मार्च 2 दिन में दोबारा शुरू हो जाएगा। इमरान खान फिलहाल कह रहे हैं कि मैं बज़रिया टीवी उनसे बात करूंगा, खिताब करेंगे वो, लेकिन 14 दिन बाद वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे और 14 दिन बाद तकरीबन हम 20 तारीख के आसपास होंगे, जब तैनाती का मामला ज़्यादा करीब होगा। कैसा देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि लॉन्ग मार्च इमरान खान का जो अब तक था उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, या कम होगा उससे? देखें शहजाद, ये तो बड़ा रिस्क लिया है खान साहब ने, क्योंकि उनके बगैर लॉन्ग मार्च कमजोर भी पड़ सकता है, फीका भी हो सकता है, इसलिए कि उनकी हैसियत और शख्सियत मरकजी है लॉन्ग मार्च में। अगर वो मौजूद नहीं होंगे और वो खिताब करेंगे इंटरनेट के जरिए से, या तो फिर जोशो खरोश कम भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल, और फिर जो उन्होंने वक्त दिया है तो उन्होंने बड़ी लंबी तारीख दी है। कई दिन ये लॉन्ग मार्च जो है वो सड़कों पर चहलकदमी करता रहेगा, तो इससे उसका इम्पैक्ट जो है वो कमज़ोर भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल उनका फैसला है, हम इस पर कैसे कलाम कर सकते हैं। जो भी नतीजा होगा उसका सामना करना पड़ेगा उनको। और जहाँ तक तैनाती का मामला है तो वो तो बहरहाल होकर रहेगी और उसी तरीके से होगी जैसे होनी चाहिए। मेरा ख्याल उस हवाले से तो इमरान खान साहब जो हैं, शायद उनकी तवक्कुआत पूरी ना हो सके। लेकिन इमरान खान साहब ने भी इसमें कोई ढकी छुपी बात की नहीं है, वो असरअंदाज होना चाहते हैं। हुकूमत भी यही समझती है कि मामला इलेक्शन की डेट का नहीं, तैनाती का है। तो अभी भी आपको लगता है इमरान खान असरअंदाज हो सकेंगे अगर उन दोनों के करीब आए? और क्या हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है कि वो उससे पहले ही जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर ले? देखिए, वो प्रोसेस तो अब मेरा ख्याल मुकम्मल हो जाएगा जल्द, वो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। और जितनी लंबी वो तारीख दे रहे हैं, हो सकता है उससे पहले ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। तो हुकूमत ये जाहिर कर रही है कि वो दबाव में नहीं है और खान साहब का कोई दबाव वो कबूल करने को तैयार नहीं है। देखिए, इस वक्त तो खान साहब ने जो FIR दर्ज कराने की कोशिश की थी उसमें कामयाबी नहीं हो रही। पंजाब हुकूमत उनकी अपनी है, वहाँ पंजाब पुलिस जो है उसके IG जो हैं उन्होंने माजरत कर ली है, वो काम नहीं कर सकते और दबाव में गलत फैसले नहीं कर सकते। और खान साहब जो हैं वो एक आला फौजी अफसर को टारगेट किए हुए हैं और वजीर आजम और वजीर दाखिला पर भी FIR कराना चाहते हैं। तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर तो खैर वो तो सियासी परिंदे हैं, उन पर तो FIR दर्ज हो सकती हैं, लेकिन आला फौजी अफसर पर अगर इस तरह FIR दर्ज हो गई तो कल तो फिर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ दर्ज करवा देगा। जो कल वजीर आजम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए और दरख्वास्त की है कि सवालात के चाहिए, वरना ये सवालात बार बार खड़े होते रहेंगे, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाएगा और फॉर वंस एंड ऑल ये मैटर सेटल हो जाएगा? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके रफाका की मर्जी पर मुनहसर है कि वो फुल कोर्ट कमीशन बनाते हैं या उसको महदूद करते हैं। फुल कोर्ट कमीशन बनाना तो मुझे काफी मुश्किल नजर आता है, इससे तो सारा अदालती काम ठप होकर रह जाएगा। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस को ये फैसला करना है और आज इमरान खान साहब ने भी ये एक इंदिया दिया है कि इस तरह का कमीशन कबूल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो भी उम्मीद से देख रहे हैं। उनका कहना है कि अरशद शरीफ का मामला भी, साइफर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, उसका कमीशन फैसला करे। तो अगर फरीकैन जो हैं वो कमीशन से तवक्कुआत लगा सकते हैं तो फिर ये एक उम्मीद की किरण है, इससे हम कोई बिखरा हुआ मामला कुछ समेट भी सकते हैं। तो इस लिहाज से अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल क्या होता है। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त वहाँ जाएगी तो उसके बाद ही उसकी समाअत होगी और कोई फैसला हो सकेगा।
शामी साहब आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, बात करेंगे उस मौजे की जो आज सबने देखा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आखिर में तमाम FN बर्ड्स अगर और मगर पाकिस्तान के हक में साबित हुए और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जहां उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और फैंस के लिए किसी मौजे से कम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश मैच से पहले नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और साउथ अफ्रीका वो टीम थी जो कि न सिर्फ इस मैच के लिए बल्कि इस टूर्नामेंट के लिए वन ऑफ द फेवरेट टीम करार दी गई थी। लेकिन नीदरलैंड ने उनको 13 रन से शिकस्त दी, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि वो बांग्लादेश को हराए और सेमीफाइनल में जगह बनाए। और अब लोग मुमासलत कंपैरिजन्स कर रहे हैं 92 वर्ल्ड कप से, जहां पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पहुंचा था सेमीफाइनल में। उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया का वेन्यू था वर्ल्ड कप का, आज भी ऑस्ट्रेलिया का वेन्यू है। उस वक्त भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला था, अब भी सेमीफाइनल से होगा। और उस वक्त भी पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था दूसरी टीम्स के रिजल्ट पर, और इस टूर्नामेंट में भी ऐसा ही था। और आखिर में वो तमाम जो FN बर्ड्स है पाकिस्तान के हक में साबित हुआ। और इंपॉर्टेंट बात यह कि न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है T20 फॉर्मेट भी काफ़ी बेहतर है। टोटल 25 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने, जिसमें 15 पाकिस्तान जीता है, जबकि सिर्फ 10 मैचेस में न्यूजीलैंड को कामयाबी हासिल हुई है। अगर हम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 6 मुकाबलों में पाकिस्तान 4 मरतबा जीता है, न्यूजीलैंड 2 मरतबा जीता है और 1 मरतबा सेमीफाइनल में भी आमना सामना हुआ, और वो सेमीफाइनल 2007 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता। इसके अलावा जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है उसमें भी 2 मरतबा नॉकआउट मैचेस में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे चुका है। अब क्या होगा आगे जाके इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद। आकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या आपको भी 92 वर्ल्ड कप की वाइब्स आ रही है कि वही वेन्यू है, वही ओपोनेंट हो गए और इस मरतबा भी दूसरे रिजल्ट्स पे डिपेंड करके पाकिस्तान पहुंचा है सेमीफाइनल में? देखिए, सिनेरियो भी वैसा बन गया है क्योंकि सिडनी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, डेफिनेटली सिडनी का ग्राउंड और एडिलेड का ग्राउंड, ये 2 ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान या इंडियन स्टाइल ऑफ प्लेइंग को सपोर्ट करते हैं। सिडनी में सबसे ज्यादा रन्स बनते हैं, 180 प्लस उनका एवरेज स्कोर है। इट मीन्स के बैटिंग के लिए वो आसान है पिच। और दूसरा, जिस तरह से अब हमारी बॉलिंग जो है पाकिस्तान की, शाहीन के आज की फॉर्म के बाद बहुत ज्यादा हौसले बढ़े हैं, और जिस तरह से रिवर्स स्विंग हुई है सिडनी और एडिलेड, सिडनी में भी स्पेशली आपको एंड में थोड़ा बॉल रिवर्स मिलेगा, और ये पाकिस्तान के लिए आइडियल मौका है सेमीफाइनल जीतने का। आपने बात की 92 की, हमारे FN बर्ड्स तकरीबन एक था कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। यहाँ तो इतने थे कि सिनेरियोज 2 दिन लग गए बनाने में लोगों के, क्या हो तो ये हो जाए कि नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया, इंडिया बांग्लादेश को हरा गया, और फिर आज सबसे बड़ा मिरेकल तो ये हुआ कि साउथ अफ्रीका जो कि फेवरेट थे वो हार गए नीदरलैंड से, वो हार गए। और इतने FN बर्ड्स तो फिर वो ऊपर वाले की कोई कृपा ही कहेंगे और क्या कह मतलब 92 को भी क्रॉस कर दिया इस टीम ने। ये तो हमने तो 1 किया था, इन्होंने तो 4-5 किए हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये कि हाँ। एक प्लेयर के आने से आपकी बैटिंग की थोड़ी सी जो डिफेंसिव तरफ हम जा रहे थे, उसने आगे इनको पॉजिटिव वे में बदला है। हारिस ने उसकी दोनों आप इनिंग्स देखी हैं, छोटी छोटी, बट इतना जबरदस्त स्टार्ट है कि मैं समझता हूं कि एनर्जी उसने डाली है। कम से कम एक प्लेयर होना चाहिए हारिस टाइप आपके टॉप ऑर्डर में कि जो मैक्सिमम फायदा उठा सके फर्स्ट 6 ओवर्स। जी आकिब जावेद साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हारिस ने 2 इनिंग्स खेली, 28 और 31 रन की, लेकिन बड़े कम बॉल पे वो रन बनाए और एक इंपैक्ट क्रिएट किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टीम को कहां खिलाना चाहिए हारिस को, जहां पे वो बेस्ट यूटिलाइज कर सके उनको? देखिए, उसको खिलाने का जो बेस्ट स्पॉट है वो ओपन है, क्योंकि सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं। और एक चीज याद रखिए कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा तब जब वो बड़ा स्कोर वो बना देंगे, या आपने अगर जीतना है तो यू हैव टू स्कोर लाइक 175 to 80, क्योंकि वहां बन जाते हैं रन। वो 180-180 प्लस रन बनाने के लिए आपको जो 6 ओवर हैं उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जो न्यूजीलैंड को ओपनर उन्होंने यंग खिलाया है, फिन एलन, वो भी इसी तरह खेलता है और उसको सिर्फ एक रोल दिया है कि आप ऊपर जाओ, आप जो 6 ओवर्स है उनमें टारगेट है कि 60 प्लस रन बने।
तो ये एक मैच के लिए, एक सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि देखिए बाबर और रिजवान अगर खेल जाते हैं 8 से 10 ओवर, तो फिर पाकिस्तान के लिए 180 प्लस रन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बाबर को 1 डाउन आ जाए, हारिस को पूरा लाइसेंस टू किल मिलना चाहिए 6 ओवर, कि आप अपनी गेम खेलो और इसमें जितने रन बन सकते हैं वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए बाकी ओवरों में उसके लिए आसानी हो जाएगी। और उसमें अगर हारिस बड़ी हिट लगाने में आउट हो भी जाते हैं तो फिर बाबर 1 डाउन पे आएंगे और फिर वो जिस तरह एक स्टडी इनिंग्स खेलते हैं उसका उनके पास मौका होगा। लेकिन ये आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि हमें यूटिलाइज करना चाहिए, कि हम ये रिस्क लें, अगर रन बना दिए तो शायद हम 180 170 बना सकेंगे। लेकिन आकिब साहब, एक जो फेयर होता है टीम में वो अक्सर ये होता है कि देखिए ये हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन चुका है, हम पिछले 2 साल से इसी ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हैं। क्या एक बड़े मैच में टीम ये रिस्क लेती है कि उसको थोड़ा सा चेंज करे? देखिए रिस्क इसमें है कोई नहीं ना, हम वही आप जो बात कर रहे हैं कि आपने आपके पास एक प्लेयर आया, अचानक आया, जिसने आके आपको एक पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और 2 मैचों में उसने अच्छा कर दिया, तो आप उसको क्यों नहीं उसको मैक्सिमम मौका देते? अगर वो रन कर जाता है तो अगर आउट होगा तो बाबर फिर आ जाएगा, फिर वही आपका जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके एक स्टडी इनिंग खेल जाएगा। और बाय द वे ये हम कोई नहीं कह रहा कि इन्होंने वो बाबर ने या रिजवान ने पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जबरदस्त ओपनिंग पेयर है, बट एट टाइम्स हम ये वापस अभी आएंगे, पाकिस्तान दोनों ओपन करे, हैव नो प्रॉब्लम, बट इस सिचुएशन में जहां हमें पता है कि वहां पे 180 रन जो है वो बन जाते हैं और 180 रन करके ही आप किसी टीम को सिडनी में अंडर प्रेशर कर सकते हैं फॉर ए 1 गेम। अगर वो आउट होता है तो आपका तो फिर पेयर इकट्ठा हो गया ना, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है 3, 4, 5, 6 पे तो पाकिस्तान ने अपने कॉम्बिनेशन को चेंज किया है, तो ऐसी बात भी नहीं है कि हम बड़े ही एक स्ट्रिक्ट उसके साथ खिला रहे कि यही बैटिंग लाइनअप होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और कुछ मिसालें भी हैं, अभी हम 92 की बात कर रहे हैं, ये गालिबन आखिरी 2-3 मैचेस ही थे जब इमरान खान ने अपने आप को 3 नंबर पे प्रमोट किया, इंजमाम को नीचे किया। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने देखा कि युवराज जो कि बड़े अच्छे फॉर्म में थे लेकिन धोनी नंबर 4 पे आ गए बैटिंग करने के लिए। तो बड़े मैचेस में भी अक्सर इंस्टिंक्ट पे जाते हैं कप्तान अपनी, जरूरी नहीं है कि जो गेम प्लान पहले से सेट किया हो उस पर वो जाएं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी वो पेयर बना हुआ है खराब हो जाएगा, तो पीछे से आपने किसी को एक नंबर 2 मैच नहीं एक नंबर पे खिलाए, पहले हैदर को ऊपर 3 पे खिलाया, फिर उसको 6 पे खिलाया, 5 पे खिलाया, आसिफ अली को भी इसी तरह 8 पे भी खिलाया, अभी इफ्तिखार ने रन किए फिर वो उसका नंबर बदल गया, शान ने 2 मैचों में रन किए उसका नंबर बदल गया, हारिस का नंबर बदल गया, 3 से 4 हो गए। तो ये नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर कप्तान सबसे पहले सोचता है कि मैं अपने आप को एलिवेट करूं या मैं अपने आप को ऐसी पोजीशन में लेके जाऊं जहां प्रेशर आए भी तो मैं अब्सॉर्ब कर लूं, तो आई थिंक ये इसको भी ईगो का मसला या कोई और चीज मसला बनाना नहीं चाहिए कि अगर वो एक दफा ओपन ना गए तो फिर कभी जा नहीं सकेंगे। सही कैप्टन तो आकिब जावेद साहब, इंशाल्लाह आपकी भी हमारी सबकी दुआ ये है कि पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जीते। तो दूसरी तरफ क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एडिलेड में है, वहां पे भी विकेट आज हमने देखा थोड़ा सा रुकता है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा फाइनल हो? बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह लास्ट मैच खेला है इंग्लैंड ने अगेंस्ट श्रीलंका, दे रियली स्ट्रगल, और एक तो डेविड मलान जो है वो भी अनफिट हो गए, उनकी जगह भी अब फिल सॉल्ट मेरा ख्याल आएंगे, तो वो पहला मैच खेलेंगे अपना, और वो भी ऐसी पिचेस के ऊपर, हमारे साथ भी यहाँ फिल सॉल्ट थे लाहौर कलंदर के साथ, तो ऐसी पिचेस जहां पे थोड़ा बॉल रुक के आए नीचे रहे, वहां पे वो भी स्ट्रगल करते हैं। बेन स्ट्रोक की पहली दफा उसने बैटिंग की थी लास्ट मैच में, तो उनकी जो टीम है वो कोई इतना अच्छा नहीं कर रही, वो भी फंस जाएंगे, और इंडिया ऐसी पिच के ऊपर उसको डेफिनेटली एडवांटेज होगा और उनको 2 स्पिनर तो लाजमी खिलाने। चले देखते हैं आकिब जावेद साहब के फाइनल क्या एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जैसे कि T20 के जो पहला टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप 2007 में उसमें हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।